DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। Hello everyone, my name is Divyansh Singh. I am from Jaipur, Rajasthan, and this year I secured a rank of 49 in Civil Services Examination 2021. ये मेरा 4th attempt था and in 2019 मेरी रैंक 484 थी, in 2020 मेरी रैंक 425 थी, in 2021 as I said मेरी रैंक 49 थी and मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री है। A brief background about me, I graduated in 2016 from IIT Delhi. वहाँ पे I graduated in computer science and engineering. उसके बाद I worked for 1.5 years in Microsoft and thereafter I started preparing for UPSC and this was my 4th attempt. अब in this video मैं मेंस वाली स्ट्रैटेजी डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा आपके साथ। अब जैसे आपको पता है आफ्टर प्रीलिम्स जनरली 3 महीने होते हैं मेंस के लिए एंड मेंस इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। इसमें क्लोज टू 7 पेपर्स होते हैं +2 कंपलसरी पेपर्स होते हैं। मैं ब्रीफली कुछ ऐसे पॉइंटर्स डिस्कस करूंगा जो कि सबके लिए कॉमन है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअल GS सब्जेक्ट्स पे जाके उनका डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले मैं GS 1 to 4 में जो चीज़ें बिल्कुल कॉमन है वो डिस्कस करता हूँ। पहली चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है GS में वो है कि आप अपने सोर्सेज को बहुत पहले से आइडेंटिफाई कर लीजिए। सोर्सेज एक टॉपिक का एक ही सोर्स रखिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी का आप लक्ष्मीकांत रख सकते हैं, मॉडर्न इंडिया का आप स्पेक्ट्रम रख सकते हैं। प्लीज़ आप सब्जेक्ट सिलेबस पढ़िए सारे सब्जेक्ट का, उनमें से कीवर्ड्स निकालिए और उन कीवर्ड्स पे आप अपना कोई सोर्स बना लीजिए, ठीक है। फिर आपको आगे जाके क्या करना है, उन सोर्सेज को रिफाइन करते जाना है। तो फॉर एग्जांपल बाय द टाइम यू आर गिविंग मेंस आपके पास होना क्या चाहिए कि आपके पास उन टॉपिक्स पे छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मेरा साथ जो GS में हुआ है, फॉर एग्जांपल आई स्कोर्ड अराउंड 380 लास्ट ईयर और इस साल मेरा GS 1 to 4 का स्कोर है 414 और बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस आया है स्कोर्स में वो इन नोट मेकिंग के कारण ही आया है। नोट मेकिंग में क्या होता है कि आप हर एक टॉपिक पकड़िए, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया या रीजनलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, तो इस पर 2-3 पन्ने के अपने नोट्स बना लीजिए और आपको बस उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज़ करते जाना है। क्योंकि होता क्या है कि अभी तो आपको नहीं आइडिया लगेगा, बट जब आप मेंस जब बिल्कुल देने वाले होंगे तो वो बिल्कुल ओवरवेलमिंग हो जाता है, क्योंकि इतना सारा टॉपिक है, इतना सारा कंटेंट है और बिल्कुल आपको स्क्वीज़ करना है 4 दिनों में सब कुछ को वापस पढ़ना है, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इंड्यूसिंग भी हो जाता है। उन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ एक टॉपिक पर छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए और आपका काम फिर यही रहेगा कि एग्ज़ाम के 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले उन नोट्स को रिवाइज़ करके जाना और बाकी किसी भी चीज़ को आपको छूना भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं बनाने तो आप लक्ष्मीकांत में ये कर सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनको मार्क कर दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक डायरेक्टरी बना लीजिए। वो एग्ज़ाम के पहले आप उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज़ करके जाएंगे। मान के चलिए कि आपको उल्टा टाइम टेबल बनाना है, उल्टा टाइम मैनेजमेंट रखना है कि आपको पता है एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे है, तो आप ऐसे अपना टाइम टेबल बनाइए कि आप 10 दिन पहले एग्ज़ाम के क्या कर रहे होंगे, 20 दिन पहले एग्ज़ाम के क्या कर रहे होंगे, 3 महीने पहले एग्ज़ाम के क्या कर रहे होंगे। तो उस तरीके से आपको सोचना है। अगर मैं 10 दिन पहले एग्ज़ाम की बात करूँ तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने हैं उस 10 दिन पहले वाले एग्ज़ामिनेशन में, और वही चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई कि कंटेंट के लिए आपको पहले बुक्स पढ़नी है स्टैंडर्ड, और जो भी टॉपिक्स हैं जो आपने स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़े हैं उनको बहुत ही सब टॉपिक्स उनको छोटे छोटे नोट्स बना के अपने रख लेने हैं और उन्हीं से पढ़ना है। और उन नोट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि इंट्रोडक्शन में आपने कुछ डाटा लिख लिया, बॉडी में कि भाई बेनिफिट्स ऑफ SHG क्या होते हैं, या अर्बनाइजेशन के रिलेटेड कुछ सब टॉपिक्स होते हैं कि अर्बनाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं। आपको ऐसे ही 4-5 चीज़ें होंगी वे फॉरवर्ड, उन्हीं पे हर टॉपिक के नोट्स बना कर रख लें। तो अगर आपको नोट मेकिंग देखनी है, मैंने बहुत ज़्यादा अपनी नोट मेकिंग को लिया था कनिष्क कटारिया सर वाले नोट से, जो 2018 के टॉपर थे। आप उनके नोट्स बिल्कुल जाके देखिए और वहाँ देखिए उन्होंने किस तरीके से नोट्स को बना रखा है। दैट इज़ अ वेरी आइडियल वे ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स। उनके नोट्स बहुत ही छोटे थे, बहुत ही कंसाइज थे और उन्होंने काफ़ी कुछ कवर कर रखा है। और
सेकंड जो चीज़ वो है कि आप नोट टेकिंग में आप कभी ये मत करिए कि आपको 100% पूरी की पूरी चीज़ कवर करनी है। आपको अगर 80% भी अगर आपके नोट्स कवर कर लें दैट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के पहले अगर आप 80% भी आपको चीज़ें पता हैं तो वो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो कंटेंट के लिए ये हो गया। उसके साथ साथ में कंटेंट में आप एक और चीज़ करिएगा कि आप ऐसे टॉपिक्स को सेलेक्ट कर लिए जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पे अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो 1-2 दिन जिससे ज़्यादा देने का कोई मतलब नहीं है। आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा टॉपिक टाइम स्पेंड मत करिए। सो ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं जो कि फ्रिंज टॉपिक्स हैं जिनसे यूपीएससी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करती है और जो यूपीएससी इग्नोर करती है, सो इसमें द बेस्ट स्ट्रैटेजी वही रहिएगा कि आप उसको कोई और किसी टॉपर के नोट्स उठा लीजिए और वहाँ से आप बस उसको रिवाइज कर लीजिए। इवन दो आपको बहुत ही कम आता है उस सब्जेक्ट में, उसका ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड कर दिया तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे टॉपिक्स को आपको 1-2 दिन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है, जितना जल्दी हो सके ब्रीफ में आपको कंप्लीट कर देना है और यही आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और कंटेंट भी आपको थोड़ा हल्का सा रिलेटिव इंपॉर्टेंस से बनाना है। सो फॉर एग्जांपल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो मैंने उसमें 10-12 पन्ने के नोट्स बनाए थे, बिकॉज डिज़ास्टर मैनेजमेंट उतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल यूपीएससी 3-4 क्वेश्चन अक्रॉस द पेपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट से पूछ ही रही है। ऐसे ही आईआर हो गया, तो आईआर के अगर आप नोट्स बना रहे हैं और नहीं भी बना रहे, अगर आप नॉर्मल करंट अफेयर्स मैगजीन से भी फॉलो कर रहे हैं तो आईआर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि उसके 3-4 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, गवर्नेंस पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो थोड़ा अपने माइंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए आप उस तरीके से इम्पोर्टेंस के वे में उनको नोट्स बनाइएगा, ताकि आपका रेलेवेंट जो भी टॉपिक्स हैं वो प्रॉपर्ली कवर हो जाए और आपको बाद में रिवाइज करने में कम टाइम स्पेंड करना पड़े। अब देखते हैं सो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मेंस में वो आती है फिर करंट अफेयर्स को आप कैसे रिवाइज करेंगे। सो करंट अफेयर्स के लिए अब यूजुअली प्री के बाद मैंने तो न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े थे, मैंने इनफैक्ट प्री के पहले भी नहीं पढ़े थे न्यूज़पेपर्स, तो आई रिलाइड हेविली ऑन द करंट अफेयर्स मैगजीन जैसे मेंस 365 वगैरह जो आती हैं, और मैं उन्हीं से ही मैं पढ़ा करता था। बट उनकी भी लिमिटेशंस ये हैं कि ईयर बाई ईयर वो मैगजीन्स बल्कि होती जा रही हैं। सो फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर जो इकोनॉमी वाली मैगजीन है दैट फॉर लास्ट ईयर वो अराउंड 140 पेजेस की थी, तो दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल टू रीड इट अगेन एंड अगेन। सो मैं क्या किया करता था कि मेंस 365 पढ़ते टाइम ही मैं अपने पर सब्जेक्ट कुछ 15-20 पन्ने के नोट्स बना लिया करता था उस मेंस 365 के, और मैं बस उसे ही रिवाइज़ करके जाया करता था। और यही मैंने आखिरी में भी फॉलो किया है, क्योंकि अब आप देखेंगे तो 7-8 करंट अफेयर्स मैगजीन होती हैं, उनको ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम से पहले पढ़ना। तो इट्स बेटर दैट आपको या तो आप उन्हीं मैगजीन में मार्क करके रख लीजिए कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये मैं पढ़ूंगा, और या फिर आप 10-15 पन्ने के पर टॉपिक और पर सब्जेक्ट आप नोट्स बना लीजिए उस करंट अफेयर्स वाली मैगजीन से, बहुत ही उनको रिफ़ाइन करके। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे, जैसे मैंने बताया 1 वीक और 2 वीक्स बिफोर वापस से पूरा का पूरा रिवाइज़ करने के लिए। सो करंट अफेयर्स पे का इम्पॉर्टेंस होता भी है मेंस में, सो इसको इग्नोर मत करिएगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी इस पर मत डिवोट करिएगा, कि ऐसा नहीं कि आपने प्रिपरेशन का 25% करंट अफेयर्स को ही डिवोट कर दिया। आप इसको एज अ सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करिए कि जितना सब्जेक्ट आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत या GS1 में देंगे, बस उतना ही सब टाइम आपको टोटल इंटायर करंट अफेयर्स में देना है। सो ये थोड़ा करंट अफेयर्स में डिस्प्रपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा टाइम मत लगा दीजिएगा, ये कुछ लोग गलती कर देते हैं। आपको जो टाइम है उसके उतना ही लगाना है जितनी उसकी इम्पोर्टेंस है। और जो तीसरी चीज़ फिर आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस के लिए, दैट इज़ द आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग में आपको ऐसा पता है कि उसमें कुछ इश्यूज़ सबको होते हैं, और वो होते हैं कि पहली बार तो थोड़ी एंग्जाइटी होती है पहला आंसर लिखते हुए, दूसरी चीज़ होती है कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं आंसर राइटिंग को। और द रीज़न प्रोक्रास्टिनेशन का ये है कि आंसर राइटिंग पहले तो डिफ़िकल्ट होती है और उसमें हम स्टार्टिंग में अच्छे भी नहीं होते, तो ऐसा लगता है कि हम उसको टालते रहें ताकि बाद में देखी जाएगी, और हम एक तरह से अपने आप को बचाते रहते हैं उस एम्बैरेसमेंट से जो कि हम फेस करेंगे जब हम पहला आंसर लिखेंगे। और एग्जैक्टली मैंने भी यही किया था कि 2018 में मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया था अपनी आंसर राइटिंग को, तो वो मिस्टेक आप मत कीजिएगा। सो आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कीजिएगा, बट आप जब ही आंसर राइटिंग को स्टार्ट कीजिएगा जब आपके पास कोई
एक वैलिड आप सिलेबस को कंप्लीट कर ले। सो कुछ लोग क्या करते हैं कि दे स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1, तो वो भी कोई सही और अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको आंसर राइटिंग बिल्कुल स्टार्ट करनी है, बट जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपको टॉपिक समझ में आने लग जाए। सो फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी आपने फिनिश कर ली है, अब आपने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, आपको पॉलिटी समझ में आने लगी है, उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए, उसके पहले तो बिल्कुल भी मत करिए। और आंसर राइटिंग में भी आप ग्रेजुअली आंसर राइटिंग को स्टार्ट करिए। ऐसा मत करिएगा कि आप आंसर राइटिंग को सब सारी चीज़ों को साथ में करने की ट्राई कर रहे हैं। तो आंसर राइटिंग में भी 2-3 चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल कि आंसर राइटिंग में तो पहले आपको पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होता है, दूसरी चीज़ होती है आपको उस फॉर्मेट को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन को। और फिर तीसरी चीज़ जो होती है आपको विद इन टाइम लिखना है। सो आप बेस्ट तो यही होगा कि आप इन तीनों एक्टिविटीज़ को अलग अलग करें। सो पहले आप कुछ टाइम स्पेंड करें क्वेश्चंस को देखने में, क्वेश्चंस को समझने में कि क्वेश्चंस पूछना क्या चाह रहा है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखिए कि भाई कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यूजुअली क्वेश्चंस 2-3 सब पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के। सो पहला आपका टास्क ये होना चाहिए कि भाई क्या आप उन सब क्वेश्चंस को निकाल पा रहे हैं किसी क्वेश्चन से, क्या आप उन सब क्वेश्चंस को सेपरेट कर पा रहे हैं। सो पहला टास्क आपका ये होगा। तो थोड़े 40-50 क्वेश्चन में इस तरह से सब टास्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। फिर दूसरा आपका टास्क होना चाहिए कि आप इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में क्या क्वेश्चन को तोड़ पा रहे हैं, क्या आप, और जब तोड़ भी पा रहे हैं तो क्या आप इंट्रो सोच पा रहे हैं, फिर क्या आप प्रॉपर बॉडी सोच पा रहे हैं, क्या आप प्रॉपर कंक्लूजन सोच पा रहे हैं। तो ये फिर आपका सेकंड टास्क होना चाहिए कि इंट्रो यूजुअली डाटा से होता है, डेफिनेशन से होता है। तो क्या आपको कोई डाटा डेफिनेशन याद है कि नहीं है। बॉडी में अगर आप देखें तो आप कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और कंक्लूजन में अगर आप देखें तो कुछ आप प्रॉपर्ली कंक्लूड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में सबको पता ही है क्या लिखना होता है। वो आप और जगह से भी देख सकते हैं, उनको रिपीट करने का उतना कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। और फिर जो तीसरी चीज़ होती है, अब आपको उसी चीज़ को टाइम में करना है। सो फॉर एग्जांपल जो 10 मार्कर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें आपको 8 मिनट्स में करना है, 8 या 7 मिनट्स में करना है। जो 15 मार्कर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें आपको 11 मिनट्स में, 12 मिनट्स में, 10 या 11 मिनट्स में करना है। सो आप उस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। सो ये तीनों चीज़ों को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साथ में करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा साथ में करना बहुत मुश्किल है। स्टेप बाय स्टेप इनको लेके चलिए, आगे बढ़िए। और बाय द एंड जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो टाइम भी आपका धीमे धीमे ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगेगा। सो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। फॉर एग्जांपल आप जब ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आपका कंटेंट भी एनरिच हो जाएगा, आपको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन भी जल्दी आप रिकॉल करने लगेंगे। और बाय द एंड क्या होगा कि आप टाइम लिमिट में भी करने लगेंगे। सो इसीलिए जो आंसर राइटिंग के लिए अगर आपके पास सही टाइम है फॉर एग्जांपल, तो आप सबसे पहले आंसर राइटिंग के कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल TLP होता है IAS बाबा का, या फिर इनसाइट्स का सिक्योर हुआ करता था। तो उन सब इनिशिएटिव्स को आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने IAS बाबा वाले TLP में को फॉलो किया था और उनके आंसर्स लिखे थे। सो वो डेली 5 क्वेश्चंस डालते हैं। अगर आप 5 भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिए टू इनिशिएट योर आंसर राइटिंग। और वहाँ पे ऐसा कुछ मार्क्स वगैरह भी कोई आपको नहीं दे रहा, सो ऐसा कुछ एम्बैरेसमेंट भी नहीं है। पर धीमे धीमे इवेंचुअली वो टाइम इम्प्रूव हो जाता है। जब आपको लगे कि जब आप कंफर्टेबल हो गए आंसर राइटिंग से, तभी आप कोई आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज़ लीजिएगा। उससे पहले लेने का कोई मतलब नहीं है। वो एंग्जाइटी हो जाएगी आपको, आप 3 घंटे में कर नहीं पाएंगे, दैट विल बी डिट्रीमेंटल। सो टेस्ट सीरीज़ लेने का जब ही मतलब है व्हेन यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट इन आंसर राइटिंग, तो वो तभी लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज़ भी बहुत सारी हैं, आप किसी की भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पहले मैंने विजन फोरम वगैरह की ली थी, लास्ट ईयर मैंने श्री राम IAS की ली थी और सिविल्स दिल्ली की ली थी। तो वो आपके ऊपर है, आप किसी की भी टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं, बट टेस्ट सीरीज़ लीजिएगा ज़रूर। और टेस्ट सीरीज़ में भी क्या होता है कि अगर आप प्रीलिम्स के पहले टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं तो वैसी टेस्ट सीरीज़ लीजिएगा जिसमें कुछ सेक्शनल पेपर्स भी हैं और फुल लेंथ भी हैं। पर अगर आप प्रीलिम्स के बाद टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं तो आई वुड एनकरेज यू टू टेक ओनली फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़। और आप 2 टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए 8+8, ताकि आप 2-3 कोचिंग के टेस्ट लिख पाएँ तो आपको थोड़ा बेटर आपको फीडबैक भी मिल जाएगा। सो अब मैं इंडिविजुअल पेपर्स पे आता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल GS1 में, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है GS1 का, बहुत ज़्यादा। आप चाहें तो 3 महीने GS1 पे लगा सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी खुद की विजडम से GS1 का
सिलेबस को कट शॉर्ट कीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उन्हीं को रिवाइज़ कर लीजिए। मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम में आप पीछे की उनकी समरी से पढ़ सकते हैं, पीछे वाले लास्ट में पेजेस हैं उनसे रिवाइज़ कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने जैसे कहा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको। सोसाइटी अगर आपने ढंग से नोट्स बना रखे हैं तो बहुत तेज़ी से आप उसको कवर कर सकते हैं। और साथ साथ में सोसाइटी की इंपॉर्टेंस भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है इन रिसेंट ईयर्स, तो इसको थोड़ा आप ज़्यादा फोकस लेके कर सकते हैं। आजकल पेपर में इन्वायरमेंट भी आने लगा है तो थोड़ा फोकस GS3 वाला भी, अगर इन्वायरमेंट वाले एस्पेक्ट्स को पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। कमिंग टू ज्योग्राफी में भी ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ तो आपका प्रीलिम्स वाला मटेरियल कवर कर देगा, प्लस कुछ जैसे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ और कुछ जो नए टॉपिक्स है उसमें अगेन आप ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करिएगा, थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स वगैरह किसी टॉपर के देख लीजिएगा, उससे चीज़ें जल्दी हो जाएगी। यूजुअली उस पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस UPSC का होता नहीं है। सो ऑल इन ऑल मतलब पेपर 1 में थोड़े शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि इसका कंटेंट इतना ह्यूज है। और ज़रूरी नहीं आप खुद के शॉर्ट नोट्स ही बनाएं इस पेपर 1 में, आप दूसरों के अगर शॉर्ट नोट्स बोरो भी कर सकते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। जैसे आई रिमेंबर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के शेयर्स कुंवट सर वाले नोट्स को रेफ़र किया था। सोसाइटी वाले टॉपिक्स के लिए कनिष्क कटारिया वाले सर के नोट्स को रेफ़र किया था। ज्योग्राफी पे कुछ नोट्स मैंने खुद ने बना लिए थे, कुछ जगह से मैंने नोट्स से कोलेट करने की इन्फॉर्मेशन देखी थी। तो इस तरह से आप मिक्स एंड मैच करके पेपर 1 में रख सकते हैं GS1 में। GS2 में अगर देखें तो अगर आप देखेंगे जो GS2 में जो सेकंड पार्ट ऑफ द सिलेबस है, फॉर एग्जांपल ई-गवर्नेंस हो गया या फिर रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स हो गए, इलेक्शन मशीनरी हो गई या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, तो इन सब का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सो अगेन इसमें भी आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक्स नोट्स बना लीजिए, या फिर डेवलपमेंट प्रोसेसेस हो गई, SHG और CSOs वगैरह हो गए, तो इन पे आप नोट्स बना लीजिए। प्लस थोड़ा पेपर 2 में क्या होता है कि लिखने का स्टाइल थोड़ा आपको अलग करना है पेपर 1 से। तो हर पेपर की एक लैंग्वेज होती है। आप जैसे पेपर 2 में आप लिखेंगे तो आप आर्टिकल्स को ज़्यादा मेंशन करेंगे, कोर्ट्स को ज़्यादा मेंशन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को कोट करेंगे। सो अगर आपको ये सब चीज़ें मेंशन करनी है तो इसके आपको थोड़ा मोड़ा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को आपको एक जगह लिस्ट कर लेना है, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आपको लिस्ट कर लेना है। आपको हर आर्टिकल नहीं याद करने की ज़रूरत है, बट आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बस याद करने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन पेपर 2 में क्या होता है कि आपने आर्टिकल से स्टार्ट कर दिया या फिर आपने कोई डाटा से स्टार्ट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल आपने बता दिया कि कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंडिया में हैं, कितने NGOs इंडिया में हैं, NGO की डेफिनेशन से स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर पेपर की एक लैंग्वेज होती है। तो पेपर 2 की लैंग्वेज जो है थोड़ी सी ये मैकेनिकल होगी, थोड़ा सा इसमें आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है, जजमेंट्स को कोट करना है, रिपोर्ट्स को कोट करना है। तो वो चीज़ें आप मतलब विद टाइम कर सकते हैं। अगर कोई पहली बार प्रिपेयर कर रहा है सो मे बी वो इन सब चीज़ों को नहीं इंक्लूड कर पाएगा अपने आंसर्स में, बट जो सेकेंड टाइम दे रहा है या थर्ड टाइम दे रहा है तो वो अपने आंसर्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जो IR वाला पार्ट है उसको आप मैं करंट अफेयर्स मैगजीन से किया करता था, क्योंकि IR के क्वेश्चन यूजुअली बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स फोकस्ड होते हैं। ऑल्दो इस साल थोड़े क्वेश्चंस नहीं थे उतने ज़्यादा, तो उसको आप इम्पॉर्टेंट इंडिया के रिलेशंस देख लीजिए, जो कि एक तो नेबरिंग कंट्रीज़ से हो गए और दूसरे जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं इंडिया के वो फॉर एग्जांपल US, UK और जो भी कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा है, रशिया और ये सब आप उस पर प्रिपेयर कर लीजिए। सो IR का मेरा कोई इस तरह का कोई अलग सोर्स नहीं था, मैंने बस करंट अफेयर्स मैगजीन से प्रिपेयर किया था। और ई-गवर्नेंस में भी अगेन ई-गवर्नेंस का भी कोई अलग सा कुछ वो नहीं है, आप कुछ नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने कनिष्क कटारिया वाले नोट्स सर वाले नोट्स को रेफ़र किया था, तो यहाँ पे भी आप वही मिक्स एंड मैच करके कर सकते हैं। अब कमिंग टू GS3, तो GS3 में अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी वाले पार्ट के लिए आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, उसकी जो करंट अफेयर्स मैगजीन आती है उस पर भी ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट पे जनरली करंट अफेयर्स से उतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है। इन्वायरमेंट उनके सेट टॉपिक्स ही हैं जिससे वो पूछते हैं, जैसे कोरल रीफ हो गई या फिर कुछ अर्बन एरियाज़ के इश्यूज़ हो गए, तो वो सब मतलब मोस्ट लाइकली आपने पढ़े ही होंगे प्रीलिम्स के लिए, तो वो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मैं बोलूँगा बहुत अच्छे से देखिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट डिज़ास्टर्स है। इस बार तो जैसे लैंडस्लाइड्स की
एनडीए में गाइडलाइंस भी पूछ ली थी। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि जो गाइडलाइंस है उसमें भी पैटर्न्स हैं कि हर गाइडलाइन में क्या होगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह को इंस्टॉल किया जाएगा, स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग क्रिएट की जाएगी, कुछ रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। तो अगर आपको इसी पैटर्न्स इस तरह के दिखने लगेंगे तो बहुत आसान होता है, आपको हर डिज़ास्टर की गाइडलाइंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा इस तरह का फ्रेमवर्क बना लीजिए और उससे आपका काम हो जाएगा। और उसके साथ साथ में फिर एग्रीकल्चर इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर GS3, तो उसमें आप उसको ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा, स्पेशली बिकॉज वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सो इसमें भी मेथड सेम ही रहेगा कि एग्रीकल्चर में जैसे PDS हो गया या FPI हो गए तो उस पर आपके 1-1, 2-2 पन्ने के नोट्स अगर प्रिपेयर्ड हैं, जैसे इस बार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पूछ लिया था पूरा का पूरा, तो अगर आप इसको ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो GS3 के लिए मैंने कोई सब्सिक्वेंटली कोई बुक अलग से नहीं रेफ़र की थी, वही जो करंट अफेयर्स में जो चल रहा है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह जो खुद के हैं उन्हीं को रेफ़र किया था। और इसके साथ साथ में यहाँ पे करंट अफेयर्स जो जनरली इकोनॉमिक्स के होते हैं वो काफ़ी बल्कि होते हैं, तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि आप खुद से इंपॉर्टेंट करें टॉपिक्स को फ़िल्टर आउट कर लीजिएगा और 15-20 पन्नों से ज़्यादा के अपने छोटे नोट्स बना लीजिएगा, जो कि आप जस्ट एग्ज़ाम के 1 दिन पहले उसको रेफ़र कर सकते हैं। और लास्टली अब मैं GS4 पे आऊँ तो GS4 बिल्कुल ही डिफरेंट पेपर है, एथिक्स वाला जो पेपर होता है, तो इसमें वही 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 जो हो गया और पार्ट 2 जो केस स्टडीज़ हो गया, और पार्ट 1 में जो सेक्शनल टॉपिक्स होते हैं। सो इसमें एक गलती जो मैंने 2020 में की थी वो क्या की थी कि सिंस केस स्टडीज़ अगर बल्कि आ जाती हैं, और केस स्टडीज़ को ही मैं पहले अटेम्प्ट किया करता था, और अगर केस स्टडीज़ बल्कि आ जाती है तो क्या होता है कि 1.5 घंटे की बजाय उसमें 1 आवर 40 मिनट्स या 1 आवर 45 मिनट्स लग जाता है। सो अगर इस तरह का कुछ होता है तो फिर जो आपको सेक्शन ए है उसके लिए बहुत ही कम टाइम बचता है करने के लिए। सो अगर आप मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 75 मिनट्स ही हैं और 13 क्वेश्चंस है, तो आपको 6 मिनट से भी कम समय मिल रहा है पूरे क्वेश्चंस को लिखने के लिए। सो अब ये मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। तो इस साल मेरे एथिक्स में आए हैं 117, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है, और द रीज़न बीइंग इज़ कि मैंने सेक्शन ए को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था केस स्टडीज़ के लिए। इस साल भी बहुत बल्कि थी केस स्टडीज़, बट मैंने किसी तरीके से किसी का कंक्लूजन छोड़ के, किसी का कुछ एक छोटा मोटा पार्ट छोड़ के उसको 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि पार्ट ए में मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्कोप है मार्क्स लेने का। अगर मैं पार्ट ए में बहुत तेज़ी से आंसर लिखूंगा तो आप मान के चलिए 1-1 नंबर सब में कम मिलेगा, और केस स्टडीज़ में हो सकता है मुझे उतना बेनिफिट उसका ना मिले। सो यूजुअली अगर आप केस स्टडीज़ को पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका पूरा अटैम्प्ट ख़त्म हो जाए इन 1 आवर 30 मिनट्स और 1 आवर 35 मिनट्स, ताकि आपको सेक्शन ए को आप प्रॉपर्ली समझ के कर पाएँ। और जो पहला वाला सेक्शन होता है वो थोड़ा ट्रिकी भी होता है, तो अगर आप जल्दीबाजी में उसको अटैम्प्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड कर जाएँ और आपने जो आंसर लिखा वो क्वेश्चन को की डिमांड को केटर ही नहीं कर रहा। तो उन सब से बचने के लिए थोड़ा उसको भी प्रॉपर उसका टाइम दीजिए। और केस स्टडीज़ में अगर मान लीजिए कंक्लूजन नहीं भी लिख पा रहे और एक आध कोई छोटा मोटा पार्ट छूट भी जा रहा है तो उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मेक श्योर कि वो केस स्टडीज़ का आपका फ्रेमवर्क ठीक है और वो हो जाए। जो सेकंड चीज़ एथिक्स में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। सो यूजुअली होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप फुल टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट सीरीज़ के साथ, तो आप 1 या 2 या ज़्यादा 3 टेस्ट दे देंगे एथिक्स के। बट आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़े ज़्यादा एथिक्स के टेस्ट दें। तो अगर आपको कोई और अगर एथिक्स की टेस्ट सीरीज़ वगैरह को ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इस साल लुकमान IAS वाली टेस्ट सीरीज़ एथिक्स में ज्वाइन की थी। सो उससे भी आप कुछ 3-4 टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर लेंगे तो एथिक्स में आपका थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। सो एथिक्स में आइदर आप खुद से बैठ के UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिए और प्लस टेस्ट दे लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि GS टेस्ट सीरीज़ के साथ एक और कोई एडिशनल सिर्फ एथिक्स की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एथिक्स में। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें आपका कंटेंट बनाया होगा और आपको जाके लिख देना है। आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसमें इनोवेशन लानी पड़ेगी आंसर में। सो उसके लिए 2-3 चीज़ें करते हैं। तो पहली चीज़ तो सेक्शन ए के लिए क्या हो गया कि आपको एग्जांपल्स वगैरह प्रिपेयर करके रखने हैं, डेफिनेशंस वगैरह प्रिपेयर करके रखनी है, नोट्स बना के रखने हैं ऐसी हर टॉपिक पे। और इसमें भी जैसे कि कुछ एरियाज़ हैं जो कि उतने ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं हैं, जो फॉर एग्जांपल जो फ़िलासफ़ीज़ हो गई इंडिया की और वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़, उससे कम क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको मे बी आप उतना मत पढ़िएगा जितना आप अदर टॉपिक्स को पढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ बहुत पूछी जा सकती हैं, तो उसको आप ज़्यादा दीजिए। प्रोबिटी बहुत पूछी जाती है, करप्शन वगैरह इस तरह की चीज़ें। कुछ यहाँ पे गवर्नेंस वाला पार्ट भी आता है। तो यूजुअली जो गवर्नेंस वाला पार्ट है पेपर 2 में और GS4 में का जो भी पूरा सेक्शन नेम है, जो लास्ट में सिलेबस है, वो दोनों को साथ प्रिपेयर कीजिएगा। रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स और इस तरह की चीज़ें। और
एथिक्स में भी सेक्शन ए में जो पहले वाले टॉपिक्स जो होते हैं, एथिक्स, मोरालिटी और डिटर्मिनेशन ऑफ एथिक्स, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता। सो हमारा जो भी पेपर आता है वो थोड़ा पब्लिक पॉलिसी हैवी आता है, तो उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कोड ऑफ एथिक्स, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। सो इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, इनको बार बार रिवाइज़ करिएगा, और एथिक्स में भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। केस स्टडी के लिए, केस स्टडी के लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक फ्रेमवर्क बना के रखें। जैसे जनरली 4-5 तरह की केस स्टडी यूपीएससी में पूछी जाती हैं, वो मोस्टली अगर आपके पास एक अच्छा सा फ्रेमवर्क है केस स्टडी के लिए, तो आप उसको बहुत ईजिली उसके अंदर फिट इन कर सकते हैं और उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और तो फ्रेमवर्क यूजुअली क्या होता है, मैंने एक वीडियो देखी थी लुकमान आईएएस की, अंसारी सर की एक वीडियो है, वो यूट्यूब पे है, वो आप भी देख सकते हैं, दैट इज़ अ फ्री वीडियो। उसमें सर ने डिस्कस किया था कि किस तरह से केस स्टडी को अप्रोच करना है और क्या मतलब यूजुअल सॉर्ट ऑफ थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए, क्या हमारा थॉट होना चाहिए उस केस स्टडी को अटेम्प्ट करने से पहले, किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। तो वो वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हैं, वो कुछ शायद 1.5-2 घंटे की वीडियो होगी, एंड उसमें कुछ वो टेस्ट, अलग अलग टेस्ट केस स्टडीज़ लेते हैं और उसमें फिर अपना वो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताते हैं। सो यूजुअली मैं क्या करता था, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा करता था, और इंट्रोडक्शन भी उसी पे डिपेंड करा करता था कि मेरे पास टाइम है कि नहीं है। अगर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं हुआ करता था तो मैं जनरल स्टेक होल्डर से स्टार्ट कर दिया करता था, या फिर एक लाइन लिख दिया करता था। थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख के उसमें केस को समराइज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ अगर रीसेंट से कुछ कनेक्टेड केस है वो लिख सकते हैं। सेकेंड में क्या होता है कि आप स्टेक होल्डर्स बता दीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो एथिकल डिलेमास लिख सकते हैं, अगर आपका टाइम नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं। एथिकल इशूज़ यूजुअली यूपीएससी पूछता है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। एक आध चीज़ें मैं किया करता था, अगर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में तो मैं वैल्यूज़ वगैरह लिख दिया करता था। फॉर एग्जांपल अगर कोई केस स्टडी है जिसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है, तो मैंने खुद से वैल्यूज़ वगैरह लिख दी और इस तरह से, और फिर मैं केस स्टडी को अटेम्प्ट किया करता था। और केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का वही, जैसे मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करना है, और ये ट्राई करना है कि हर स्टेक होल्डर की जो भी डिमांड्स हैं या फिर उनके जो भी इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हो जाए। और ये जो आपकी पूरा थिंकिंग पैटर्न है, ये आपको तभी आपका डेवलप होगा जब आप बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ करेंगे, खुद सोचेंगे, खुद लिखेंगे, ऑप्शंस धीमे धीमे खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। वो सारी चीज़ें एक साथ मिलके आपकी केस स्टडीज़ को अच्छा बनाएंगी। और अभी इस वीडियो में तो मैं पूरा नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, घंटा चला जाएगा, बट हाँ जो मैंने बताया वो अंसारी सर वाली वीडियोस, लुकमान वाली जो है उनसे देख सकते हैं। और लास्ट में जो कंक्लूजन होता है वो अगेन वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता, बट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप कंक्लूड करें केस स्टडी को, और उसमें भी मतलब वॉट एवर यू थिंक कि कुछ वे फॉरवर्ड से कंक्लूड कर सकते हैं, कुछ मैसेज से कंक्लूड कर सकते हैं, कोई कोट से कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। प्लस लास्टली एथिक्स में कोट्स वगैरह इस्तेमाल करने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप होता है। हम कुछ कोट्स ऐसे के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगर आपने भी प्रिपेयर की हैं सो आप ईज़िली उनको एथिक्स वाले पेपर में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ में एथिक्स की भी एक लैंग्वेज होती है, जैसे मैंने बताया GS2 की एक खुद की लैंग्वेज है। सो एथिक्स में भी आप कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे डिवोशन टू ड्यूटी, एथिक्स के जो पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ हैं उनको अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे, प्रोबिटी हो गया, मोरालिटी हो गया, और साथ साथ में डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस हो गया, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी हो गया। तो इनकी एक लैंग्वेज है एथिक्स वाले पेपर की, तो वो लैंग्वेज आपको जब ही आएगी जब आप आंसर्स अगेन एंड अगेन लिखेंगे, कोड ऑफ एथिक्स, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एथिकल डिलेमा। तो ये सारी चीज़ें आपको जब ही धीमे धीमे पता पड़ेंगी जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ स्पेशली जो पहली बार जो दे रहे हैं वो एथिक्स की ज़्यादा टेस्ट देके जाए एज़ कम्पेयर टू अदर GS, क्योंकि इसमें वो लैंग्वेज को डेवलप करने में टाइम लगता है, एंड 1 और 2 टेस्ट आर नॉट दैट सफिशिएंट टू डेवलप दैट लैंग्वेज। तो उसको आप प्रॉपरली प्लीज़ इंश्योर ज़रूर करिएगा कि वो लैंग्वेज आपकी है। अब लास्टली ऐसे पे आ जाते हैं। ऐसे का जो है, ऐसे में मैंने लास्ट 2 ईयर से तो कंसिस्टेंटली गुड स्कोर किया था। मेरा 2019 में स्कोर था 127, 2020 में स्कोर था 134, 2021 में मेरा थोड़ा कम स्कोर था, जस्ट 111। बट एथिक्स का फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो एथिक्स में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ऑफकोर्स टॉपिक सिलेक्शन ही है। टॉपिक वही सेलेक्ट करिएगा जिसको आप लिख सकें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बहुत ऐसा नहीं सोचना है कि डिफ़िकल्ट टॉपिक है या फिर ये टॉपिक लोग नहीं कर रहे होंगे तो मुझे वो ले लेना है, तो इस तरह का काम आप मत करिएगा। बस वही टॉपिक सेलेक्ट करिएगा जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं एक पूरा ऐसे लिख पाऊँगा। उसके बाद जो होता है, मैं 30 मिनट्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करता था। ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला ही मैं बोलूँगा, दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ऐसे में। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या हुआ करता था कि आप 30 मिनट्स की करिएगा, उसमें आप
एक हमेशा एक आपको टॉपिक दिया होगा, ठीक है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाती है कि सबसे पहले आपको सोचना है कि आप क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन वही एनेक्डोट भी हो सकता है, इंट्रोडक्शन कोई कोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगर कोई टॉपिक है जो कि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ इस तरह का है जो कि बहुत अलग अलग वेज़ में इंटरप्रेट किया जा सकता है, तो उस पर क्या करेंगे आप, जो सेकंड पार्ट जो आपका होता है मेरे ऐसे का इंट्रोडक्शन के बाद, वो हुआ करता था मैं उन टॉपिक्स को समझाया करता था। जैसे फॉर एग्जांपल इन 2020 एक ऐसे था, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, तो मैंने ये ऐसे लिखा था। अब मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत बताया नेक्स्ट पार्ट में कि सिंप्लिसिटी मेरे लिए क्या मतलब रखती है और सोफिस्टिकेशन मेरे लिए क्या मतलब रखता है। इसको करने से होगा क्या ना, जब आप ये करेंगे सो एटलीस्ट एग्जामिनर को पता पड़ जाएगा कि आपका डोमेन क्या है, आप सिंप्लिसिटी और सोफिस्टिकेशन से क्या समझते हैं। सो अगर टॉपिक्स बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है तो आप इस चीज़ को ज़रूर करिएगा। फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक्स हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर वगैरह है तो इसमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरी चीज़ जो मैं किया करता था, मैं टेम्पोरल डायमेंशंस को इंक्लूड किया करता था। टेम्पोरल डायमेंशंस जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी टॉपिक की कोई हिस्ट्री रही है कि नहीं रही है, ठीक है, या फिर किसी टॉपिक का कुछ ऐसा कुछ टॉपिक को तोड़ा जा सकता है कि नहीं जा सकता एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न में। सो फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर पे कोई टॉपिक है तो आप थोड़ा बहुत उसका टेम्पोरल बता सकते हैं, पहले एग्रीकल्चर कैसे होता था, मिडाइवल टाइम्स में कैसे होता है, अभी कैसे होता है। या फिर साइंस पे कोई क्वेश्चन है तो आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि साइंस में पहले क्या हुआ करता था, अब क्या मिडाइवल में क्या होता है और अब मॉडर्न टाइम्स की प्रोग्रेस क्या है। तो इस तरह से फिर आप टेम्पोरल डायमेंशन, अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया तो आप इसको इंटायरली स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल वैसी डायमेंशन है जो कि पूरी आप पे डिपेंड करती है। उसके बाद जो होता है फिर जो अब आता है मेन कोर आपका ऐसे का, तो ये 2-3 पन्ने मान लीजिए अभी तक हो चुके हैं। जो मेन कोर जो ऐसे का होता है, क्रक्स, तो यूजुअली जो भी स्टेटमेंट दिया होता है तो उसे आपको पहले डिफ़ाइन करना है, उसे पहले आपको ढंग से कन्वे करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा ऐसे था, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, तो मुझे बताना है कि सिंप्लिसिटी सोफिस्टिकेशन क्यों है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 4-5-6 डायमेंशंस पिक करूँगा, वही जो कि सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, रिलीजन, ऐसी आपको 10-15 आपके पास सब डायमेंशंस होगी। इसमें से आप कोई भी 4-5 डायमेंशंस उठाइए और उसमें बताइए कि ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ दी ऐसे, जिसमें आपने ये कन्वे किया है कि जो भी एग्जामिनर ने आपको टॉपिक दिया है वो क्यों सही है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ दी ऐसे में आप थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप 2-3 पन्ने लिखिएगा, आपका 6 पन्ने हो चुके हैं। अब सेकंड पार्ट ऑफ द ऐसे में आप थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं, आप या तो एंटी टॉपिक बोल सकते हैं। मैंने इस ऐसे में लिखा था कि भाई सिंप्लिसिटी हो सकता है किसी किसी कुछ स्टेजेस में सोफिस्टिकेशन ना हो, मैंने टॉपिक को बिल्कुल उल्टा कर दिया। कुछ केसेस में आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रोज और कॉन्स ऑफ टॉपिक लिख सकते हैं। कुछ केसेस में आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई कोई स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट क्यों हो रहा है। कुछ केसेस में आप कुछ उस स्टेटमेंट है तो उसके इफ़ेक्ट क्या है। तो आपके पास जो सेकंड पार्ट ऑफ दी ऐसे है उसमें आपके पास थोड़ी क्रिएटिविटी है, कुछ अलग एरियाज़ को आप प्रूव कर सकते हैं लिखने के लिए, उस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद मैं एक चीज़ हमेशा किया करता था, वो एक पन्ने की मैं कुछ एक नई चीज़ जरूर ढूंढने की कोशिश किया करता था अपने ऐसे में, जो कि एग्ज़ामिनर को दिखाएगी कि मेरा ऐसे थोड़ा अलग है सबसे। तो वो एक कोई नई चीज़ क्या हो सकती है, कुछ समथिंग दैट इज़ यूनिक। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो मैं मेंटल हेल्थ की बात किया करता था, ठीक है। अगर मैं अभी इस जैसे सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन इसकी बात कर रहा हूँ तो मैं कोविड की एक पन्ना लिख सकता था। जैसे इस बार एक ऐसे था कि हाउ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ बिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स, तो मैंने एक पन्ने में कोविड का प्रॉपर लिख के दिखाया था कि किस तरह से होता है। या फिर अगर एजुकेशन पे कोई टॉपिक आ गया तो आप ऑनलाइन एजुकेशन आप अपना थोड़ा सा एक सब टॉपिक बना सकते हैं, जो कि थोड़ा सा यूनिक होगा, थोड़ा सा एग्जामिनर को लगेगा कि आपने अलग डायरेक्शन में सोचा है। ये भी अगेन पूरा टेम्परेरी है, अगर आपको इसको नहीं लगता कि आप ये बना पाएंगे तो छोड़ दीजिए। पर अगर आप इस तरह का कोई भी अगर बीच में एक थोड़ा सा हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि हाँ ये इस तरह से मैं कोई एक नया सब टॉपिक ला के, तो वो अच्छा होता है। एंड में फिर हमारा थोड़ा सा सोल्यूशन आ जाता है और वे फॉरवर्ड आ जाता है कि भाई अब आगे क्या करना चाहिए। तो इसमें आप गवर्नमेंट स्कीम्स डाल सकते हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा सोल्यूशंस दे सकते हैं और कुछ चीज़ों को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो फॉर एग्जांपल इस साल वाला जो मैंने ऐसे लिखा था, जो टेक्निकली आउटसोर्सिंग वाला ऐसे लिखा था, तो आप बता सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी और कैसे अच्छा हो सकता है बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो सारा वे फॉरवर्ड जो भी आप लिखना चाहेंगे 1-1.5 पन्ने में आप वो लिख सकते हैं। और फिर फाइनल आता है कंक्लूजन।
कंक्लूजन में आप हमेशा करिएगा कि आपको कोई नया आइडिया नहीं इंट्रोड्यूस करना, आपको जो भी आपने अभी तक लिखा है उसको आपको समराइज़ करना है, ठीक है। और कंक्लूजन में आप हमेशा ऐसा रखिएगा, हमेशा उसको ऑप्टिमिस्टिक दिखाइएगा, उसको ऐसा दिखाइएगा। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात हो रही है तो न्यू इंडिया, इंडिया फॉर टुमारो, इस तरह का टॉपिक हो गया। या फिर आप कोई, अगर आप इवन दो आपका टॉपिक नेगेटिव है तब भी आप उसमें आप कुछ पॉजिटिव कोनोटेशन हमेशा डाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने एनेक्डोट लिखा है इंट्रोडक्शन में तो उसको कंक्लूड करा सकते हैं, कुछ कंक्लूजन के एंड में कोई कोट लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कंक्लूड करने के लिए, बट ये ज़रूर रखिएगा कि आपको कोई नया आइडिया नहीं इंट्रोड्यूस करना, आपको अपने ऐसे को थोड़ा सा समराइज़ करना है, उसके साथ साथ में थोड़ा सा पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग रखना है। अब कोट्स पे अगर आएँ तो कोट्स में आप जैसे अनुदीप सर के कुछ कोट्स हैं वो आप ज़रूर याद करके देख सकते हैं, उनको याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जेनरिक कोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है मैंने एक बहुत ही जेनरिक कोट प्रिपेयर कर रखा था। फॉर एग्जांपल वो कोट कुछ इस तरह का है कि फूड इन एवरी माउथ, वर्क इन एवरी हैंड, इस तरह का वो कोट था। तो एंड फिर वो कंक्लूड हो जाता है जॉय इन एवरी सोल। तो ये ऐसा कोट है जो कि हर जगह लग जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन फिट इन वेरियस एसेज। तो कुछ इस तरह के जेनरिक कोट याद कर लीजिए कि जो कि ऑलमोस्ट हर एसे में आपके फ़िट हो जाएंगे। सो जैसे कुछ विवेकानंद जी के कोट्स हैं वो भी फिट हो जाएंगे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच। तो ऐसे कुछ कोट्स हैं जो कि काफ़ी जगह इस्तेमाल हो जाएंगे। तो कोट्स में आप ये लिख सकते हैं। कंक्लूड में आप फाइनली अपना कुछ थोड़ा सिमेट्रिक और रेटोरिक का कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। तो उसमें कुछ वो ऐसा कोई पनिश नहीं करता है, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए थोड़ा वर्ड लिमिट को एक्सटेंड भी करके जा रहे हैं तो उस पर भी कोई इतना ऐसे में कोई इतना लोड लेने वाली बात है नहीं। बस मेक श्योर कीजिएगा कि 1.5 घंटे में आपका पहला ऐसे ज़रूर कंप्लीट हो जाए और हमेशा घड़ी को देख के चलिएगा। तो ऐसे में एक अच्छी कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप थोड़े थोड़े सेक्शंस बना लीजिए। जैसे मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं कि इंट्रो हो गया, उसके बाद फिर आपने कुछ थोड़ा एक्सप्लेन किया टॉपिक को, फिर टेम्पोरल हो गया, फिर आपने उस टॉपिक को जस्टिफाई किया, फिर आपने कुछ एक और सेक्शन लिखा कि जिसमें आपने कुछ एंटी टॉपिक, प्रोज कॉन्स को जिस तरह की चीज़ लिखी, फिर कंक्लूजन लिखा, वे फॉरवर्ड लिखा। तो इसमें आप है ना थोड़ा टाइम फिक्स कर लीजिए कि भाई 10 मिनट इस टॉपिक को, 10 मिनट इसको, 10 मिनट इसको। तो अगर आप आगे पीछे होंगे ऐसे में तो बहुत ईजी होगा पता लगाना कि आपका टाइम और आप कहाँ पे हैं। सो आपको यही चीज़ करनी है। तो ऐसा ना हो कि आपने पहली में इतना टाइम लगा दिया कि फिर आप बात को सबको स्क्वीज़ करते जा रहे हैं। सो आपकी जो वॉच होनी चाहिए आप उसके हिसाब से ही चलिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ध्यान है कि मैं इंट्रो, कंक्लूजन और पहली वाली चीज़ अराउंड 50 मिनट्स में कर लिया करता, 30 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग और 20 मिनट में वो सब कर लिया करता था और फिर बाकी का मैं ऐसे लिखा करता था। तो इस तरीके से आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। और ऐसे के लिए, हाँ, ऐसे के लिए अगर आपको कोई डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ मिले तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैंने फॉर एग्जांपल ट्रायम्फ IAS की विवेक रंजन सर वाली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी, मेरे को बेनिफिशियल लगी। उसमें 6 टेस्ट होते हैं और मैंने जो सेट पैटर्न जो मैंने आपको बता रहा हूँ मैं उसी को फॉलो करते हुए टेस्ट लिखा करता था। और द रीज़न मैं उस पैटर्न को फॉलो किया करता था कि ऐसे वाला जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे लिखा यू कैन गेट 70 मार्क्स, यू कैन गेट 50 मार्क्स। तो अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपके एटलीस्ट एवरेज और अबव एवरेज मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। और ऐसे में ये भी बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल टॉपिक के क्लोज रहें। ऐसा कभी एग्जामिनर को फील नहीं होना चाहिए कि आप कहीं किसी और तरफ ही निकल गए, ठीक है। तो जो फॉर एग्जांपल प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी वाली जो बात है, अगर आप उसमें आप सेल्फ डिस्कवरी की ही बात करने लग गए और आपने टेक्नोलॉजी के लिए आउटसोर्स की बात ही नहीं की तो बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाएगा ऐसे। सो ऐसे में आप हर बार मतलब हर चीज़ लिखने के बाद, हर पैराग्राफ लिखने के बाद ये ज़रूर इंश्योर करिए कि वो टॉपिक के साथ हो, टॉपिक से रिलेवेंट हो और ऐसा ना हो कि आप टॉपिक के बिल्कुल ही अलग हट के चले गए। और लास्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको एक पार्ट बताया था कि ऐसे को कैसे लिखा जाता है। सो फॉर एग्जांपल सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। अब आप इस टॉपिक को जस्टिफाई कर रहे हैं और अलग अलग डायमेंशंस पे तोड़ रहे हैं। तो जब भी आप अलग अलग डायमेंशंस में किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो इंश्योर कीजिए कि उस डायमेंशन पे आप एक पैराग्राफ बनाएं और उस पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा कि पहले आप अपना आइडिया इंट्रोड्यूस करेंगे। सो मैं बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल इन एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लिसिटी किससे आती है? सिंप्लिसिटी आती है आप ऑनलाइन ई-गवर्नेंस अगर कर रहे हैं उनसे सिंप्लिसिटी आती है। तो ई-गवर्नेंस उसका आइडिया हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी डायमेंशन हो गई। तो ये आपका पैराग्राफ इससे स्टार्ट होगा, फिर आप आइडिया कन्वे करेंगे और फिर आप जो थर्ड जो लाइन में आप जाएंगे उसमें आप अपने और डाटा
पॉइंट्स को ऐड करेंगे, अपने आइडिया को एक्सप्लेन करेंगे और बाय द एंड ऑफ द पैराग्राफ आपको फिर उसको कंक्लूड कर देना है। सो फॉर एग्जांपल मैं अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँगा, मैं ई गवर्नेंस में अलग अलग एग्जांपल्स दे दूंगा, फॉर एग्जांपल नरेगा में और जो डीबीटी वाले जो हैं, जैम ट्रिनिटी हैं, तो ये इन सब से हमने बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक कर दी है लोगों की लाइफ और नाउ इट हैज़ बिकम सोफिस्टिकेटेड क्योंकि वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हो चुकी है। जो डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज है वो बहुत इजी हो चुकी हैं। सो मैं ये सारी चीज़ें उस पैराग्राफ में लिखूंगा और फिर मैं उस पैराग्राफ को कंक्लूड कर दूंगा। सो इस तरीके से आपको डायमेंशंस को खोलना है। डायमेंशंस आपकी एक पैराग्राफ में आप एक ही डायमेंशन रखिए, अगर आपकी डायमेंशन बहुत बड़ी हो जाती है तो मे बी दो डायमेंशंस में आप जा सकते हैं, बट ये आपका बेसिक पैराग्राफ का और वो डायमेंशन का आपका एक पैराग्राफ रहना चाहिए। सो ऐसे में मैंने यही किया था। ऐसे में अगेन काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो आप ऐसे में मान के चलिए कि 10 ऐसेज एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 5 फुल लेंथ पेपर्स। और अगर आपको लगता है आपका ऐसे वीक है तो आप थोड़े ज़्यादा ऐसेज भी कर सकते हैं और ऐसे को चेक ज़रूर करवाइएगा क्योंकि मैं एज आई सेड ऐसे बहुत सब्जेक्टिव होता है, तो पता नहीं कि किस तरीके से आप जो लिख रहे हैं वो सही भी है या फिर नहीं है। सो विद दिस मुझे लगता है कि मैंने जीएस के 1, 2, 3, 4 प्लस ऐसे सारे डिस्कस कर लिए एंड दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। एक मैंने टेलीग्राम पे चैनल भी बनाया है, उसका नाम है सिंग दिव्यांश 0 @सिंग दिव्यांश 0। आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ मैं अपने थोड़े जो मैंने स्ट्रैटेजीज़ वगैरह डिस्कस की हैं और जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे अपने लिए और जो शॉर्ट नोट्स रेफ़र किए थे मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। आप मेरी टेस्ट सीरीज़ वाली कॉपीज़ भी वहाँ से देख सकते हैं। मैं सब कुछ उसी चैनल पे पोस्ट करूँगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड आई होप कि आप सभी लोग भी जल्दी ही यूपीएससी वाला एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। थैंक यू।